म्यूचुअल फंड भी डूबा हुआ है, मार्केट भी डूबा है, सब तरफ से मार है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आजकल न्यू रिजाइम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो बहुत मजबूरी नहीं है, बट अगर आप पैसे नहीं है तो ऑलमोस्ट यू हैव टू गो फॉर द होम लोन ओनली। तो हम कैसे होम लोन की प्लानिंग करें? मतलब अपनी सैलरी का कितना एवरेज हिस्सा होम लोन के तौर पर एज़ ईएमआई दे सकते हैं? नौकरी भी कही 3-6 महीने ये एक्सपेक्ट कि आपको दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, तो 3 to 6 मंथ को बैंक इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है। नॉर्मली 20 से 25 साल के लोन में ऑलमोस्ट डबल पे करते हैं। सपोज आपने अगर 50 लाख का लोन लिया है, देन यू एंड अप पेइंग 1 करोड़। बैंकर कभी भी इस बात को नहीं बोलता। अगर आपने सुन लिया कि मैं डबल पे कर रहा हूँ, तो नोबडी विल गो फॉर द लोन। लॉटरी लग गई सडनली। हाँ। मैंने डिसाइड किया मैं प्रीपेमेंट करके सारा लोन खत्म कर दूं। हाँ। तो फिर वो एक स्मार्ट डिसीजन है या फिर मैं चलने दूं अपना लोन? मोस्ट ऑफ द केस में बैंक चार्जेस बताता नहीं है। बिल्डर्स भी लोन लेते हैं और कई बार ये अक्सर देखा जाता है कि उनके पुराने लोन बकाया होते हैं, फिर भी उनको नया लोन मिल जाता है। उनके एनपीएस भी होते हैं, फिर भी उनको लोन मिल जाता है। ये कैसे मैनेज होता है? टेन्योर जब 20 साल का टेन्योर है, वो 10 साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा, यू कैन फिनिश योर लोन वेरी अर्ली। तो ये एक बहुत अच्छा स्मार्ट टेक्निक है और कई लोगों को ये पता नहीं है। तो आज की डेट में तो पहला तो सिविल अपना मेंटेन करना है आपको, कि अगर आप लोन नहीं भी लेते हो तो लेट मी टेल यू कि वो आपका सिविल जीरो होता है, देन तब भी बैंक आपको लोन देने में परेशान करता है। अगर आपके पास एबिलिटी है तब भी लोन लीजिए, चाहे भले ही थोड़ा हो। आपका प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करेंगे होम लोन की। जी हाँ, जिस घर का सपना हम अक्सर देखते हैं, उस सपने की शुरुआत ही दरअसल होम लोन से होती है। तो क्या ये होम लोन जो 20 से 25 साल तक चलता है, आप पर अतिरिक्त फाइनेंशियल प्रेशर डालता है और एक ऐसा समय आता है जब आपकी सैलरी का अधिकांश हिस्सा इसी लोन को चुकाने में लग जाता है, तो क्या ये एक ठीक फाइनेंशियल डिसीजन है या फिर होम लोन को अवॉइड भी किया जा सकता है बिना होम लोन के, सीधे एक लम सम पेमेंट करके, या किसी भी तरीके से अगर आप सक्षम हैं तो क्या होम लोन आपके अतिरिक्त भार को कम कर सकता है? जानने के लिए हमारे साथ प्रभात अग्रवाल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। जाने माने एक्स बैंकर हैं और लोन एक्सपर्ट भी हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएसएफ के इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि होम लोन लेना दरअसल एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है या फिर ये एक मजबूरी है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और वो धीरे धीरे करके ही होम लोन के जरिए दे सकते हैं? मेरा इसमें दोनों तरह का रहेगा, हाँ या ना, हम दोनों ही बोल सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर जिसके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं तो दे कैन गो फॉर द होम लोन, बिकॉज रेट्स आर 7 to 8% नाउ डेज। तो दे कैन गो फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट देयर ओन फंड। तो वो किसी म्यूचुअल फंड में या अपने बिजनेस में लगा के ज़्यादा इंटरेस्ट अर्निंग कर सकते हैं, एंड दे कैन पे फॉर 7-8% ऑफ होम लोन। तो वहाँ पे आपको कम आप दे रहे हो, आप ज़्यादा कमा रहे हो, तो यू गेट अ बेटर रिटर्न। तो आप वहाँ पे होम लोन आप लेकर बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और यू कैन अर्न बेटर वे। सेकंड पार्ट ये कि क्या ये कई बार मजबूरी का हिस्सा होता है या फिर ये जरूरी है? जरूरी तो जब होता है जब आपने टैक्स बेनिफिट लेना है। आजकल न्यू इनकम टैक्स न्यू रिजाइम में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप इनकम टैक्स न्यू रिजाइम में, तो पहले एक मजबूरी था कि आपको इनकम टैक्स में लेना है, तो लोग मैक्सिमम सैलरीड को 3.5 to 4 लाख का उनको बेनिफिट मिलता था। आजकल न्यू रिजाइम में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तो बहुत मजबूरी नहीं है, बट अगर आप पैसे नहीं है तो ऑलमोस्ट यू हैव टू गो फॉर द होम लोन ओनली। तो हम कैसे होम लोन की प्लानिंग करें? मतलब अपनी सैलरी का कितना एवरेज हिस्सा होम लोन के तौर पर एज ईएमआई दे सकते हैं? मतलब एक सेट परसेंटेज तो किसी के लिए नहीं डिफाइन हो सकता क्योंकि एक्सपेंसेस भी सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन कितना हिस्सा हम दरअसल एलोकेट कर सकते हैं होम लोन को? देखो, कंफर्टेबली हम बात करते हैं तो 30 to 40% आपका कंफर्टेबली आपका ईएमआई जा सकती है फॉर योर सैलरी। आपकी जितनी सैलरी है उसका 30-40%। उसको स्ट्रेच करते हैं तो 50%, जो कि बैंक भी मैक्सिमम 50-55% तक आपकी सैलरी का आपको एज ए लोन देता है। लेकिन वो काफ़ी, आई विल सजेस्ट कि जिनकी हायर सैलरी लेवल हैं, सपोज 7-8 लाख पर मंथ, उनके लिए अगर 50-60% हम लेते हैं देन इट्स ओके। लेकिन आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, उसमें से अगर आप 50-60% देते हो तो आजकल आपको यू नो द एक्सपेंडिचर नाउ डे, तो फिर कभी कभी क्रंच आ जाता है, सैलरी का क्रंच। देन हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग और नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं हाँ, है, आजकल कभी भी तो जा देख ही रहे हो, सकती है। इतने ओरेकल में जैसे अब कल ही इतने लेटर आ गए फर्स्ट डे ही, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर उस टाइम पर होम लोन एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा। अगर अचानक आपकी नौकरी चली गई या घर में कोई क्राइसिस आ गई, कोई बीमार पड़ गया, एक्सपेंसिव
एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो ऐसे में आप फाइनेंशियल बर्डन होम लोन ना बने उसके लिए आप क्या रेमेडियल प्रोसेस अपना सकते हैं और किस तरह के एहतियात बरत सकते हैं ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आपके साथ आपके जीवन में या फिर आपके वर्क स्पेस में आती है उससे भी आप निपट सकें और धीरे धीरे करके ईएमआई भी आप दे सकें? इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे मैंने अभी पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 30-40% हमारी ईएमआई रहनी चाहिए। तो एक तो आपको फाइनेंशियल बर्डन कम रखना है, प्लस साथ में आपको एक आजकल कुछ इंश्योरेंस प्लान्स भी मिलते हैं बैंक के लोन के साथ में, वेयर वहाँ पे आपके 3 से 6 महीने की बैंक ईएमआई पे कर देता है जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो। तो आपकी अगर नौकरी भी गई तो 3-6 महीने ये एक्सपेक्ट कि आपको दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, तो 3 to 6 मंथ आपको बैंक इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है। प्लस कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग लाइक म्यूचुअल फंड एंड ऑल आप साथ के साथ शिफ्ट शुरू कर सकते हो कि सपोज समथिंग हैपन देन आई कैन तो विथड्रॉ द रेनी फंड। डेज के लिए ये आप रख सकते हैं कि अगर आपकी नौकरी जाती है या अगर आपको कोई भी घर में फाइनेंशियल प्रेशर आता है तो ये आपके लिए एज कुशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल इसके बाद ये भी आता है कि क्या होम लोन आपको डिसिप्लिन बनाती है क्योंकि आप एक सेट पोर्शन जो है उस लोन के लिए निकाल कर रखते हैं, या फिर ये धीरे धीरे आप पर एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करती जाती है? देखो, होम लोन हम नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, 15 to 25 ईयर्स के लिए लेते हैं। मैं अपने पर्सनली बात करूं तो एक तरह से एक डिसिप्लिन होती है कि आपने लोन लिया और ईएमआई हर महीने पे कर रहे हो। अगर आप यू कैन पे एवरी मंथ इक्वली, तो एक तरह का एक आपका इक्वली वो बनता है। बट सम टाइम वही जैसे नौकरी चली गई है, आपको कभी स्ट्रेस आ गया, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तब वो स्ट्रेस बन सकता है। उसके लिए हम वो प्लानिंग कर सकते हैं एंड वी कैन अवॉइड दैट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो उसको हम अवॉइड करने के लिए अपना एक्सेस जो फंड है वो हम कहीं डिपॉजिट करके उसको हम कर सकते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में हम वापस से हम ईएमआई का बर्डन 3-6 महीने जो भी रहेगा वो हम पे कर सकते और हैं। क्योंकि आप एक्स बैंकर हैं तो जब भी कोई लोन लेने आता है तो उसका बैकग्राउंड चेक होता है या उसके जो फाइनेंशियल्स हैं सारे पेपर्स आप लोग लेते हैं। 20 से 25 साल का तकरीबन ये लोन होता है, तो उसमें क्या उसके जानकारी में ये भी होता है कि हम इसमें कितना एंड अप एक्स्ट्रा पे करेंगे? मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो लोन में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे कार में भी देते हैं इंटरेस्ट आता है, तो उसमें कितना आप एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं? नॉर्मली 20 से 25 साल के लोन में ऑलमोस्ट डबल पे करते हैं। सपोज आपने अगर 50 लाख का लोन लिया है, देन यू पे एंड अप पेइंग 1 करोड़। तो ये 50 लाख का आप 1 करोड़ पे करते हो, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन आपका पीरियड कितना है। अगर 20 से 25 साल में डबल होता है, अगर 15 ईयर्स का लेते हो तो वो नॉर्मली 80%, और अगर आप 10 ईयर्स का लेते हो तो नॉर्मली 60%। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है जो मैंने करी थी, तो वो आती है इसमें कैलकुलेशन में। तो लेकिन बट नॉर्मली जो आपका क्वेश्चन था कि बैंकर कभी भी इस बात को नहीं बोलता। अगर आपने सुन लिया कि मैं डबल पे कर रहा हूँ तो नोबडी विल गो फॉर द Nobody लोन। will go for the loan. तो इसलिए बैंकर कभी भी नहीं और बताएगा। कई बार ये होता है कि हम काफ़ी अमाउंट अगर हमारे पास लमसम आ गया, हमने अपनी कोई लैंड सेल करी, तो हम वो लोन चुकाना चाहते हैं एक बार में। तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट और पीरियड दोनों कम हो जाता है? इसमें 2 ऑप्शन देता है बैंक। या इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है उसमें, उस ऑप्शन होता है या आप अपनी ईएमआई कम कर सकते हो। सपोज आपकी ईएमआई 1 लाख रुपए जा रही है, तो यू कैन गो फॉर द ईएमआई डिडक्शन। और सपोज आपका टेन्योर 20 ईयर्स है, तो यू कैन गो फॉर द टेन्योर डिडक्शन। आपको 20 साल का 15 साल हो जाएगा, 16 साल, डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द अमाउंट ऑफ लोन यू आर रीपेइंग। तो दोनों ऑप्शन में जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है कि आपको आप ईएमआई अगर आप इक्वली सेम पे कर सकते हो तो आपको बेटर, मतलब आई विल सजेस्ट कि यू गो फॉर द टेन्योर रिडक्शन ऑप्शन। टेन्योर तो रिडक्शन उसमें आपको सेविंग्स ज़्यादा होती है rather than interest reduction. rather than EMI डिडक्शन। EMI नॉट reduction इंटरेस्ट डिडक्शन। इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। अगर आप प्रीपेमेंट भी करते हो तो इंटरेस्ट रेट पे डिफरेंस नहीं आता। नहीं आएगा। फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट किसके लिए जाना चाहिए? ये अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है, चाहे कोई सा भी लोन हो। मुझे फ्लोटिंग लेना चाहिए क्योंकि वैसे भी हर बार हम उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन तमाम चीज़ों के असर ईएमआई पे पड़ेंगे, पर वो होता नहीं है। बहुत हार्डली खिसकता है वो इधर उधर, 0.1 0.01। इससे क्या लेना चाहिए, फ्लोटिंग या फिक्स्ड? देखो, मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूंगा तो फ्लोटिंग पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आजकल आरबीआई कंट्रोल करती है। जो पहले बैंक्स का फ्लोटिंग रेट था, वो अपने बैंक के लेंडिंग रेट से वो लोग मैच करते थे। एफआरआर बोलते थे हम लोग, यूज्ड टू वर्क विद आईसीआईसीआई बैंक, तो वहाँ पे एफआरआर बोलते थे। तो बैंक के लेंडिंग रेट से वो करते थे। आजकल आरबीआई ने बेस रेट से कर दिया है। आरबीआई जिस रेट पे आपको लेंडिंग करती है, रेपो रेट लिंक कर दिया है। तो जो भी लोन ले रहे हो आप, आरबीआई जैसे बढ़ाएगी तो वो बढ़ता है, और आरबीआई जब भी कम करती है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पहले हमें बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे कि मेरा कम कर दो, आरबीआई ने कम कर दिया है। नाउ डेज ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ये ऑटोमेटिक हो गया। लास्ट 3-4 सालों से
जो आरबीआई ने ये खत्म कर दिया है और रेपो रेट लिंक कर दिया है, तो नाउ डेज फ्लोटिंग रेट्स आर बेटर। और इवन आई विल सजेस्ट कि फिक्स रेट बैंक भी नहीं देता। फिक्स रेट्स आज, जैसे अगर फ्लोटिंग रेट की बात करें तो आज 7 तो वो ट्रेंड खत्म हो गया है, मतलब फिक्स रेट का, ये आप कह रहे हैं ज्यादातर लोग जो है फ्लोटिंग रेट पर ही फ्लोटिंग पे जाते ही हैं। जाते हैं। और बैंक का अगर मेरा कोई रिलेटिव हो या मैं आपको जानती हूँ तो आप भी फ्लोटिंग ही सजेस्ट करेंगे। हाँ, फ्लोटिंग इज ऑलवेज बेटर, ऑलवेज क्योंकि बेटर, हाँ, क्योंकि ये मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है। हर राइट। चीज़ मार्केट में जो भी आपको बैंक चल रही है, एफडी का जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्लोटिंग रेट के अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है और लिंक रहता है वो। तो अक्सर होम लोन लेते टाइम सिबिल स्कोर की बात होती है। अब ये सिबिल स्कोर कितना इम्पोर्टेंट है और ये लोन में अप्रूवल में खास तौर पर कितना अहम रोल निभाता है? सिबिल आजकल, मैं कहूँ तो आजकल सब कुछ है हाँ। फॉर लोन, टेकिंग ए लोन। सिबिल आजकल जो बैंक के लोन रेट्स हैं, दैट आर डिपेंडिंग अपॉन द सिबिल। पहले हम सिबिल सिर्फ देखते थे बैंक में अप्रूवल के टाइम। अप्रूवल के लिए कि आपने सिबिल, आपने पास्ट रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड सही है, सिबिल सही है तो लोन देते थे। आजकल बैंक्स ने सारे सिबिल लिंक लेंडिंग रेट कर दिए हैं। तब जो भी बैंक के पास जाते हो, सपोज आपका, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर 800 सिबिल है तो आपको 7.1 का रेट मिल जाएगा आज की डेट में। और आपका सिबिल अगर 750 है, 750 बिटवीन 750 टू 800 है, तो वो 25 पैसे प्रीमियम बढ़ ये जाएगा। आप थोड़े हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे सिबिल स्कोर होता कैसे है, कैसे डिसाइड होता है और इसका अलग-अलग व्यक्तियों पे कैसे ये स्कोर अलग होता है? हाँ, सिबिल एक्चुअली आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है। आप जो भी लोन लेते हो उसका बैंक एक सिबिल कंपनी है, सिबिल इज ए कंपनी, वो सारा आपका रिकॉर्ड रखती है। जो भी बैंक से डाटा लेती है और आपके प्रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड का, अगर आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, उन सब का डाटा एक्यूमुलेट करके वो राइट। सिबिल कंपनी उसको एक्यूमुलेट करती है। और एक स्कोरिंग पैटर्न होता है कि आपका सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, उस पर स्कोरिंग पैटर्न होता है। तो मैक्सिमम सिबिल स्कोर जो होता है वो 900 होता है, जो बेंचमार्क, जैसे कि हम ओह। बच्चों का 100 बोलते हैं, तो यहाँ 900 होता है। 900 इज द मैक्सिमम। मतलब मैं टॉपर हूँ अगर मेरा 900 स्कोर है। 900 स्कूल है, वैसे कभी किसी का होता नहीं है। होता नहीं है। हाँ, तो कोई ना कोई डिफॉल्ट होता है यूजुअली जो आपका स्कोर उतना नहीं है। हाँ, मतलब देखो 100 में क्या 100। इसमें क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स भी शामिल होते हैं? हाँ, क्रेडिट कार्ड भी ऐड होता है। अभी आज के डेट में बैंक अकाउंट नहीं है उसमें। बैंक में आप जो आपके चेक बाउंस हो रहे हैं वो वाले नहीं है, जो वो नॉर्मल नहीं। चेक जो अपने पार्टीज को दिए हैं या अपने पर्सनल में दिए हैं वो बाउंस। आपने जो ईएमआई में दिए हैं वो बाउंस है, वो सिबिल में आता है। ओके। हाँ, तो वो सारा स्कोर एक्यूमुलेट होता है। और नॉर्मली बैंक जो 750 एंड अबव आपका अगर स्कोर है, जस्ट लाइक अगर 80% आपका स्कोर है तो एक अच्छा हम मानते हैं। तो बैंक भी 750 प्लस को एक अच्छा कंसीडर मानता है फॉर गिविंग द लोन। मतलब 900 बेस्ट स्कोर है। अगर 450 भी है तो भी मेरा होम लोन अप्रूव हो जाएगा। 750 750 80% 80%, नियर अबाउट 80%। उससे कम में नहीं होगा। उससे कम में आप सिचुएशन वाइज होता है। कभी कभी जैसे आपने क्रेडिट कार्ड, और मुझे ये सिबिल स्कोर पता कैसे चलेगा कि मेरा सिबिल स्कोर क्या है? बैंक्स का सिविल का एक्सेस होता है। बैंक ने सिविल थ्रू द बैंक में पता कर सकता हाँ, थ्रू द बैंक नहीं, आपका एक सिविल की साइट भी है, ओह। पेड सब्सक्रिप्शन भी है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन टेक आउट योर सिविल। उसमें Okay. सारे आपके रिकॉर्ड निकल आएगा उसमें। इट्स अ पेड साइट। हाँ, होम लोन की हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कैसे एक फाइनेंशियल प्रेशर ये क्रिएट करता है और हर कोई इसका पिंच भी फील करता है क्योंकि कई बार जब आपने लोन लिया होता है उसके 20-25 साल तक सारी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, सोशियो इकोनॉमिक कई कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। उन सबको कैसे ध्यान में रखें और होम लोन लेते टाइम क्या ये हिडन चार्जेस भी इन्वॉल्व करता है और उन हिडन चार्जेस को क्या इलैबोरेटली बैंक बताता है या फिर हमें खुद फाइंड आउट करना चाहिए? देखो मोस्ट ऑफ द केस में बैंक चार्जेस बताता नहीं है। अगर आपको बता देगा तो आप लोन नहीं लोगे। नहीं लेंगे। नॉर्मली ये होता है। तो मेन जो नहीं बताता है वो एक फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं कि अर्ली क्लोजर चार्जेस आपके कितने लगेंगे। आरबीआई भी काफ़ी रूल्स लेके आती है। अभी एक नया रूल आया है 1 जनवरी से कि आपको फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट पे कोई भी फोरक्लोजर चार्ज आरबीआई कोई भी बैंक चार्ज नहीं कर सकता है। तो बैंक कुछ ना कुछ करके हिडन क्लॉज ऐसा डाल देता है, उससे आपके फोरक्लोजर चार्जेज एक हिडन हो जाते हैं। एक आपके कई लोनों पे जो मेनली बिजनेसमैन में होता है वो इंटरेस्ट ईयरली रिन्यूअल इंटरेस्ट चार्ज कर देता है बैंक। एक वो हिडन चार्जेज होते हैं। और प्लस जो लोन के टाइम, अभी मैं आ रहा था, एक कस्टमर का कॉल आया कि मेरा आप लास्ट में लोन लेने के टाइम इंश्योरेंस तो नहीं लगा दोगे? इंश्योरेंस लगा के, तो बैंक नॉर्मली उनके पास इंश्योरेंस बेचने का भी तो प्लेस होता है। इंश्योरेंस एक हिडन चार्ज है हाँ, इंश्योरेंस एक पूरा हिडन चार्ज है जो कि और इंश्योरेंस लेना चाहिए या ये एकदम यूजलेस चीज है? नहीं, देखो पर्सनली मैं कहता हूँ इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि आप एक्स बैंकर की तरह बात कर रहे हैं या एक एक्सपर्ट की तरह?
नहीं एक्सपर्ट की तरह ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और अगर आपने अपने बैंकर कम्युनिटी का ख्याल रखा तो आप उनके हित की बात बोलेंगे, लेकिन आप कंज्यूमर हित की बात बोलिए क्योंकि वही सबसे हाँ, नहीं इम्पोर्टेंट मैं है। पर्सनल व्यू कंज्यूमर इज सुप्रीम। बता रहा हूँ। अगर मैंने भी होम लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे मैंने इंश्योरेंस लिया है बैंक में। आप बाहर से ले सकते हो। मैं आई कैन सजेस्ट कि आप यू कैन गो फॉर आउटसाइड हाँ, इंश्योरेंस। ये भी एक कंफ्यूजन होता है कि हम बैंक से लें इंश्योरेंस या फिर आउटसाइड लें। हाँ, आउटसाइड थोड़ा सा आई विल से कि थोड़ा सा चीपर होता है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक का थोड़ा प्रीमियम इंश्योरेंस होता है। ओके। ये चार्ज मोर ऑलमोस्ट डबल ऑफ द व्हाट यू आर ओह। टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो थोड़ा सा ये होता है कि लेकिन बैंक में क्या होता है नॉर्मली फंडिंग मिल जाती है। अगर आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं है तो बैंक आपको उसका भी ईएमआई बना राइट। देता है। तो वो इंश्योरेंस वैसे बेनिफिशियल है। यू कैन गो फॉर द इंश्योरेंस और कीपिंग एन 20-25 ईयर्स आपको कुछ भी हो सकता है। आप सोल अर्निंग मेंबर हो अपने फैमिली में। मैंने देखे हैं ऐसे प्रैक्टिकली मेरे पास केसेस आए हैं जहाँ पे मान लो हस्बैंड की एक्सपायर हो गया वाइफ, तो बैंक आपको पेपर नहीं देता, तो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल जब तक कि आप लोन रीपे नहीं करते हो। और अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है तो यू कैन मतलब इंश्योरेंस कंपनी विल तो रीपे द लोन। इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। हाँ तो क्योंकि अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो वो कैसे लोन रीपे करेगी एंड हाँ शी हैज नो सोर्स ऑफ फंडिंग, तो फिर ईएमआई देना तो उसकी बस की बात नहीं है। हाँ हाँ तो ऐसे में इंश्योरेंस यू सजेस्ट एकदम। एंड बाहर से भी लेते हैं तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। मतलब आपने 2 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करवा लो। इक्वली आप करवा सकते हो कि अब मेरा राइट। कुछ हुआ तो 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से आई कैन मतलब माय वाइफ कैन पे द लोन एंड शी कैन गेट द पेपर्स फॉर द प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी मेरी। या अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके केस में भी इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप में से दोनों ही मान लीजिए कम समय में, जैसे कोरोना में ये चीज़ें हुई कि बहुत कम समय में दोनों पेरेंट्स चले गए या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में दोनों की जान चली गई, तो ऐसे केस में बच्चों के ऊपर भार ना पड़े इसलिए लोन का इंश्योरेंस कराना ज़रूरी था, या उस केस में कुछ एक्स्ट्रा रेमीडियल प्रोसेसेस बैंक्स ने अपनाए? मतलब आप चैरिटी करने तो बैठे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या उनके लिए रेमीडियल प्रोसेस रहा? देखो बैंक ने जो पैसे दिए हैं, प्रिंसिपल जो दिया है बैंक वो तो रिकवरी करेगा। बैंक मैक्सिमम इंटरेस्ट वेव कर सकता है कि सपोज समबडी हैज डाइड तो इंश्योरेंस, बट बैंक ने जो प्रिंसिपल पैसे दिए हैं वो तो चिल्ड्रन को भी करेगा ही, चाहे उसके लिए वो प्रॉपर्टी बेचेगा बैंक, प्रॉपर्टी बेचकर वो अपने पैसे रिकवरी करेगा बैंक। और प्रॉपर्टी फिर इस केस में बहुत कम प्राइसेस में बिकती है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइसेस, क्योंकि फोर्स सेलिंग हो जाती है बैंक की। तो इसलिए अगर बैंक तो ये भी इंसिस्ट करता है कि आप दोनों का इंश्योरेंस करवा लो। अगर दोनों अर्निंग मेंबर हैं और मदर फादर हैं तो दोनों आप यू कैन गो थ्रू बोथ इंश्योरेंस, दोनों का इंश्योरेंस करवा सकते हो। उनको भी दोनों में से किसी को कुछ होता है देन यू कैन रीपे द टू बैंक एंड देन यू कैन गेट द प्रॉपर्टी फ्री। तो क्या बैंक कभी ऐसे लोगों को लोन देता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर अब देखा जाता है कि आपका पुराना सिबिल स्कोर तो है ही, लेकिन आपको पुराना बैकग्राउंड क्या है, आपके पास जमीन है या नहीं है, करंट सिचुएशन में भी आपकी अच्छी ना हो लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, ऐसे लोगों को लोन मिलता है? नहीं, बैंक में लोन लेने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी रीपेइंग कैपेसिटी और एक आपकी प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो मॉर्गेज करते हो आप। तो बैंक रीपेमेंट कैपेसिटी में ये देखता है कि आपकी जो ईएमआई बनेगी दैट यू कैन पे और नॉट रेगुलरली, तो उस बेसिस पे बैंक लोन देता है। साथ में कुछ अगर मान लो किसी की सैलरी कम है, थोड़ा सा लोन ज़्यादा देना है, लाइक 10% 20% बैंक लेता है उसमें। अगर 10-20% एक्स्ट्रा दे देता है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ ज़मीन है, आपके पास एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, लुकिंग इनटू दैट कि कुछ अगर आपकी ऊपर नीचे होता है तो यू कैन पे थ्रू दैट एसेट्स। तो 10-20% का होता है, लेकिन नॉर्मली आई विल से कि 80% आपको ईएमआई यू शुड अर्न, लाइक मतलब यू शुड हैव रीपेइंग कैपेसिटी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग अर्निंग। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग अर्निंग नहीं है तो टेन्योर बढ़ाने का भी सुझाव देते हैं आप, ताकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा वो लोन चुकाने का या फिर ईएमआई अफोर्ड करने का। आपका बजट भी लिमिटेड है और आपने अनफोर्सीन सर्कमस्टांस, यानी कि जैसे घर में कई बार बच्चे की शादी है तो उसमें आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, या आपको कार खरीदनी है उस पर आपने एक और लोन ले लिया, तो ये सब चीज़ें आप अकाउंट में रखते हैं? हाँ, वो बैंक अकाउंट में रखता है कि अगर हमने कई बार जैसे कोई बंदा 45 ईयर्स का है तो हमने 70 तक भी लोन करवाया है, 25 ईयर्स का भी लोन करवाया है, कीपिंग इन की उसकी वो रिटायर हो जाएगा बीच में, ही विल अर्न लेस, तो उसकी कैपेसिटी कम होगी पे करने की, तो हमने उसको 25 साल का लोन करवा देते हैं कि उसको वो अकॉर्डिंगली ही कैन हैव लेसर बर्डन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उस बेसिस पे बैंक वो कंसिडर करता है और उसकी ईएमआई कम देता है। इसलिए बैंक कभी भी नॉर्मली 50-55% से ऊपर नहीं जाना चाहता है। कंपटीशन में कभी कभी बैंकों को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉल लेनी पड़ती है, तो 60% भी हमने करवाया है, 65 भी करवाया है, बट वो वेरी मतलब फ्यू केसेस, रेयर सर्कमस्टांसेस, बट वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहती है वो। प्री पेमेंट करना कितना स्मार्ट डिसीजन है या फिर नहीं है आपके हिसाब से?
प्री पेमेंट देखो, इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ योर लोन, जो आपका लोन चल रहा है, मेरा मैं लोन फ्री रहना चाहता हूँ, आपका माइंडसेट अच्छा मेरी है। लॉटरी लग गई सडनली, मैंने हाँ डिसाइड किया मैं प्री पेमेंट करके सारा लोन खत्म कर दूं, हाँ, तो फिर वो एक स्मार्ट डिसीजन है या फिर मैं चलने दूं अपना लोन? नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आपका आप चाहते हो कि मेरा मैं फ्री रहूँ, आई डोंट वांट टू पे एनी ईएमआई, एनी बर्डन, कोई बर्डन नहीं हो, तब तो दैट इज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। अदरवाइज जो मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको 7% पर, इससे सस्ता कोई लोन नहीं मिलता आपको मार्केट में। 7%, 7.5% आज के रेट का रेट है, इससे सस्ता कहीं भी लोन नहीं मिलता। तो इससे ये मैं मतलब पर्सनली ये डिसीजन नहीं मानता कि आपको लोन रीपे करना चाहिए। मैं मेरे पास भी एक्स्ट्रा फंड होते हैं, मैं म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ या कहीं लगा देता हूँ, देयर आई कैन अर्न 15% नियर अबाउट। मरते मरते भी 12% तो हम उसमें अर्निंग। अभी 7% है सर म्यूचुअल फंड में भी। तो वो अभी रेयर सर्कमस्टांसेस वो हैं जिसमें मैंने सोचा था अरे मुझे तो 15% मिलेगा, म्यूचुअल फंड भी डूबा हुआ है, मार्केट भी डूबा है, सब तरफ से मार है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी मेरे पास अगर सडनली पैसा आ जाए तो मुझे तो मार्केट में लगाना चाहिए, क्योंकि आप यूजली लो रेट्स पे ही बाय करते हैं, हाँ आप उसको उसमें तो लगाएंगे नहीं कि मैं अपना लोन रीपे करना चले जाऊंगा। इस केस में या अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो युद्ध की स्थिति है, ऐसे में आप अर्ली क्लोजर ऑफ लोन या फिर प्रीपेमेंट एडवाइस करेंगे? हाँ, इस टाइम पे आप कर सकते हो कि कम से कम एटलीस्ट यू गेट रीड ऑफ योर बर्डन। बर्डन। कल को कुछ भी हो सकता है, हमारी नौकरी जा सकती है या हमारा बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों के जो एक्सपोर्ट के बिजनेस थे या डॉलर के प्राइसेस बढ़ने से कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, उनका अर्निंग्स भी बहुत कम हो गई है। तो कम से कम हमारा ईएमआई नहीं आएगी हर महीने, दैट वो बहुत बड़ा चैलेंज अपना हमारा ओवरटेक हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि बेटर रहेगा कि हम लोन को पे करके अपनी ईएमआई कम कर लें या लोन ख़त्म कर दें। तो जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका कितना असर पड़ा है होम लोन पर? इसका ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है और क्या मिडिल क्लास बायर्स को इसका सच में फायदा मिल रहा है? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ये हमेशा फिक्स नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये लाती है प्रधानमंत्री, दैट इज फॉर द लोअर मिडिल क्लास, आई कैन से, जिनकी अर्निंग 18 लाख तक है पर एनम। अब वो लोअर मिडिल क्लास की परिभाषा मेरे ख्याल से बदल गई है, हाँ क्योंकि बेटर इनकम्स हो रही हैं, हाँ बेटर लोग फाइनेंशियली एबल हो रहे हैं, तो वो कैटेगरी शिफ्ट होती जा रही है, लोअर हाँ। मिडिल क्लास, अपर मिडिल तो क्लास, मिडिल गवर्नमेंट ने क्लास, फिक्स कर रखा है अप टू 6, अप टू 12, अप टू 18, 18। ये 3 कैटेगरी फिक्स की हुई है। और आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए, मतलब आपका पहला कभी भी आपने कोई घर खरीदा नहीं हो, तो आपके सिविल में आ गया कि आपके पास नाम से पहले कोई लोन ले रखा है या फर्स्ट हाउस है, तो बैंक ने आपको वो सब्सिडी नहीं मिलती है। तो वो सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। मैंने कई अपने कस्टमर्स को, क्लाइंटों को करवाया है बेनिफिट। उसमें आपको पहले लोन लेते हो, वो आप तो नॉर्मली, मतलब ग्राउंड इम्पैक्ट है आप ये कह रहे हाँ, हैं? वो 8-10 महीने में आपको सब्सिडी या आपके। हमें तो लगता था सिर्फ सरकारी स्कीम्स एडवर्टाइज होती हैं, उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बहुत मिलती है। जैसे अभी सीजीटीएमएसई चल रही है, सीजीटीएमएसई इज वेरी बेनिफिशियल नाउ डेज, हॉट केक, मतलब सीजीटीएमएसई। नॉर्मली हम जो अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं वो 16, 17, 18% पे मिलता है, बिजनेस के लिए लेते हैं। अब सीजीटीएमएसई में वो मिल जाता है 9, 9.5, 10% पे। अभी हमने 2 करोड़ का लोन करवाया है अभी एक कस्टमर का, बिल्कुल 1 साल पुराना बिजनेस था और हमने उसको 9.5% पे सीजीटीएमएसई 2 करोड़ का करवा दिया। जी। तो भाई अब मैंने पहले उसका 17% पे करवाया था अनसिक्योर्ड लोन, उसने मना कर दिया, नहीं जी मैं तो नहीं लूंगा, इतना महंगा तो मेरा तो कमाई नहीं हो रही है। तो नाउ इज वेरी हैप्पी, अभी वो उसका अपना बिजनेस में उसने डाल दिया है, नाउ इज अर्निंग गुड। तो वो अब ये तो हमने इंडिविजुअल बायर्स की बात करी, बिल्डर्स भी लोन लेते हैं और कई बार ये अक्सर देखा जाता है कि उनके पुराने लोन बकाया होते हैं, फिर भी उनको नया लोन मिल जाता है, उनके एनपीएस भी होते हैं, फिर भी उनको लोन मिल जाता है। ये कैसे मैनेज होता है? इज इट ऑल मैनेज्ड बाय द नेम पावर, या फिर ऐसा बहुत कम हो रहा है, बहुत रेयर हो रहा है, और साथ ही ये रिपीट फंडिंग उनके साथ क्यों होती है? देखो, इंडिविजुअल बायर के कंपैरिजन में बात करें अगर बिल्डर की, तो बिल्डर का लोन जो होता है वो हम फ्यूचर बेसिस पे करते हैं। लाइक वो क्या बिल्डिंग बनाएगा, वो कितना यूनिट बनाएगा, कितनी डिलीवरी करेगा, उस बेसिस पे प्रोजेक्ट प्लान बनता है। प्रोजेक्ट प्लान के बेसिस पे हम उनको लोन देते हैं। और जो इंडिविजुअल बायर है वो हम जो हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग है उसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, एग्जिस्टिंग अर्निंग के बेसिस पे ही करते हैं। तो बिल्डर के केसेस में कई बारी बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट फ्यूचर प्लान दिए हैं वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एटीएस बिल्डर्स का है, सुपरटेक का है, अपने कई बिल्डरों का है यहाँ पे, तो वो पे नहीं कर पाते हैं। फिर गवर्नमेंट उसमें रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आती है या देखती है कोई जेन्युइन रीजन से अगर फेल हुआ हो, देन कुछ एनबीएफसीज हैं वो कुछ कॉल लेके कि नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो अच्छे स्कीम देगा या अच्छी रिटर्न देगा, देन ही कैन रीपे इन वेल। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है बैंकों को या एनबीएफसीज को,
तो वो पर उनको उसकी पास्ट हिस्ट्री तो अच्छी नहीं है, फिर आगे क्यों लोन मिल रहा है उसको? सेम मैं बता रहा हूँ कि जो अब एटीएस है या महागुन है, मैं अभी नोएडा की बात करूँ, हम लोग नोएडा में बैठे हैं, तो अब इनको भी एडिशनल फंडिंग मिल जाती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि एटलीस्ट जो इनके पुराने प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इनके, और नए प्रोजेक्ट भी जो हैं गवर्नमेंट थोड़ा, मतलब गवर्नमेंट को भी ये प्रेशर है कि हाउसिंग बनानी है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो इस वे में गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करती है, ये बैंक एक्चुअली भी। एक विशियस साइकिल है हाँ, विशेष कि साइकिल है। आपने ये सोचा कि पुरानी हिस्ट्री ठीक हो जाएगी, इसलिए नई हिस्ट्री जो है आपने उनको दे दी, और वो शायद बिगड़ जाए तो दो और खराब हिस्ट्री हो जाएंगी, फिर तीसरी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हाँ ये वो बात है। हाँ। खैर, जो बिल्डर्स की एक बार और बात कर लेते हैं कि बिल्डर्स को अलग रेट पे होम लोन मिलता है, जिस बिल्डिंग को या जिस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, या फिर ये भी इंडिविजुअल रेट्स होते हैं? नहीं, बिल्डर के रेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मैं बताऊँ और जैसे वो कैसे डिसाइड होते हैं, क्या कैटेगरी? बिल्डर्स का कमर्शियल रेट्स मिलता है नॉर्मली, तो बिल्डर्स के रेट जो मैं कंपैरिजन बता देता हूँ, नॉर्मल अगर इंडिविजुअल को 8% मिल रहा है तो बिल्डर को 14, 15, 16 तक मिलता है। तो बिकॉज जो लेंडिंग रेट्स होते हैं वो आपके लिंक होते हैं रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही लेंडिंग रेट ज़्यादा होगा। जब आपने बोला कि अभी बिल्डर को दोबारा लोन कैसे मिल जाता है, तो उसमें रिस्क उनका हाई है बैंक वालों का, और इनका रिस्क असेसमेंट कैसे होता है? बिल्डरों का। जी। वही वो प्रोजेक्ट का ही, उनके पास प्रोजेक्ट कितने अच्छे गए हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। इनका भी सिबिल स्कोर होता है? हाँ, सब सिविल स्कोर तो सबका ही होता है, सबका होता है। कंपनीज का भी होता है, पर्सनल का भी होता है, सबका सिविल स्कोर होता है तो उसमें। इनके रूल्स इंडिविजुअल लोन टेकर से कितने अलग हैं और क्या-क्या अलग है? मैंने बताया इंडिविजुअल में हम हमेशा करंट अर्निंग पे ही बात करते हैं और उसके अर्निंग पे ही करते हैं, फ्यूचर का नहीं देखते कि फ्यूचर में वो, मतलब सपोज एक बंदा एक ऑफिसर लेवल पे है तो फ्यूचर में वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। बैंक कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोन नहीं करता है इंडिविजुअल के केस में, लेकिन इनके केस में तो आज प्रोजेक्ट बना रहा है तो दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाएगा, तीसरा भी बनाएगा। इनके प्रोजेक्ट की साइट बहुत अच्छी है जो नया लॉन्च कर रहे हैं ये, तो वो एकदम तुरंत बिक जाएगा। अगर बैंक वालों को ये कन्विंस हो जाए कि इनकी साइट इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा रेट मिल जाएंगे, बहुत अच्छा बिक जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा, उस बेसिस पर बैंक कॉल लेता है फिर उसमें। तो जितना इंडिविजुअल बायर्स के लिए लोन लेना मुश्किल है, क्या बिल्डर्स के लिए भी उतना मुश्किल है? देखो, मुश्किल तो बिल्डर के लिए भी है। आज के डेट में आप देखोगे तो जैसे आप बता रहे हो, डिफॉल्ट बिल्डर को भी लोन बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई बंदा फंडिंग कर दे, एक्स्ट्रा रेट्स ले लेता है, प्राइवेट फाइनेंस में जाते हैं वो लोग, वहाँ पे उनको 25% 33% मिलता है, लेकिन स्टिल ले रहे हैं क्योंकि उनको अपना काम चलाना है, आगे कंपनियां चलानी है, तो उस बेसिस पे ले रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट है, उनके लिए भी डिफिकल्ट है। तो कई बार हम सुनते हैं ना कि मुझे लोन लेना है, वो फलां से रिकमेंडेशन करा रहा है, उससे कहलवा रहा है, इसका असर पड़ता है बैंक्स पर? थोड़ा पड़ता है। जैसे अभी पीछे केस आया था चंदा कोचर का, आईसीसी बैंक का, राइट। तो उनका किसी का वीडियोकॉन का उनका रिकमेंडेशन के लोन होता है। कुछ रिकमेंडेशन होता है, बट स्टिल सबको अपनी जस्टिफाई करना पड़ता है। जो भी लोन लेते हैं, जो भी बंदा अप्रूव कर रहा है, नहीं तो आजकल तो फ्रॉड के केसेस भी उसके अगेंस्ट में भी, बैंक ऑफिशियल के अगेंस्ट में भी फ्रॉड केस फाइल हो जाते हैं, मतलब इवन ही कैन गो टू द जेल। तो वो एक रिस्क रहता है, तो एक फेयर असेसमेंट तो करते हैं कि एटलीस्ट फेयर असेसमेंट के अगर बाद। आप पिछले 10 साल का असेसमेंट करें तो क्या लोन लेने का प्रोसीजर आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? लोन लेने का प्रोसीजर मुश्किल हुआ है आज की डेट में। पहले मैंने जब 2004 में अपना आईसीसी बैंक में स्टार्टेड वर्किंग विद आईसीसी बैंक, उस टाइम पे डिफरेंट सिनेरियो था। आज की डेट में बड़ा ही मतलब 22 साल पहले तकरीबन। हाँ, 22 साल पहले। तब में अब में विज़िबी क्या फ़र्क है? उसमें बैंक एक्चुअली नए ये प्राइवेट बैंक नए लोन सेगमेंट में आए थे। अगर आपको ये तो जो आईसीसी बैंक ने ही 2002 से बेसिकली लोन करना शुरू किया था, और सारे बैंक प्राइवेट बैंक्स जो बेसिकली लोन देने में बहुत आगे आए थे, तो उनका नए लोन में जब नया सेगमेंट आता है, तो जैसे रिलायंस भी कोई नए सेगमेंट में आता है, पानी भी 20 का वो 15 रुपये में बेच रहा है, जो 1 लीटर पानी हमेशा जो 20 रुपये में मिलता है, तो आईसीसी बैंक भी आया, दूसरे बैंक्स भी आए, तो उन्होंने भी अपना लोन सस्ते में बेचना शुरू किया और बहुत इजीली देना शुरू किया। कंपटीशन हो गया। हाँ, तो कंपटीशन आया तो बहुत इजीली देते थे। अब आज की डेट में अब उसमें सिविल स्कोर भी नहीं होता था, सिविल हिस्ट्री भी नहीं पता लगती थी, बस जो आया उसमें ठीक लगा तो हमने लोन दे दिया, और उसका पता नहीं। अब आज की डेट में सबसे पहले सिविल में ही पकड़ लेते हैं। सिविल में कुछ भी प्रॉब्लम होगी 1 मिनट में, तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या रीजन रहा, अगर कुछ रहा उसको भी बहुत मुश्किल से उसको जस्टिफाई करके मिलते हैं। तो धीरे धीरे काफ़ी रिफाइंड होता जा रहा है प्रोसेस, और काफ़ी चीज़ें और भी बैंक चेक करता है, ऑनलाइन मिल जाती हैं। पहले ऑनलाइन नहीं थी बिल्कुल भी, 10 साल पहले ऑनलाइन इतनी चीज़ें नहीं मिलती थी। आज चैट जीपीटी में डालो आप या गूगल में डालो, आपकी हिस्ट्री निकल आती है, ऐसी चीज़ें निकल आती है। कई बार तो बैंक वाले में बोलते हैं यार ये बंदे ने डिफॉल्ट किया हुआ है, वहाँ पे डिफॉल्ट किया है। मैंने भाई पता कैसे लगा? ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा। हाँ, तो वो फिर बोला नहीं, हमने ऑनलाइन चेक किया था उनकी हिस्ट्री, तो ऑनलाइन से हमें पता लग गई। तो इसलिए बैंक काफ़ी पैरामीटर्स पे आजकल चेकिंग कर लेता है, उसके बाद ही लोन देता है। कि अगर मार्केट में भी आपने रेपुटेशन खराब है, कुछ डिफॉल्ट है आपका मार्केट में, तो बैंक उसको भी कंसिडर करता है, उसके बाद ही लोन देता है।
तो अगर आपको कोई केस हिस्ट्री बतानी हो जिसमें लोग बहुत स्मार्टली अपना होम लोन मैनेज करते हैं और बहुत ही ईजिली क्वाइटली उससे निकल जाते हैं बिना किसी परेशानी के। तो मैं एक आपको केस हिस्ट्री बताता हूँ कि आजकल एक नया प्रोडक्ट है, मोस्टली लोग नहीं जानते हैं इस बारे में। एक होम लोन ओडी प्रोडक्ट होता है। होम लोन के साथ में आप ओडी प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, और खासकर एचएनआई लोगों के लिए देते हैं जिनकी जिनकी इनकम्स अच्छी है, इनके लेवल अच्छे हैं। जो सैलरी की बात करें तो उनकी सैलरी सपोज 50 लाख से ऊपर सैलरी है, ईयरली सैलरी, तो दे हैव एक्स्ट्रा फंड विद देम, तो दे वांट टू कीप समवेयर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक होम लोन अकाउंट लेते हैं और होम लोन के साथ में हम एक ओडी अकाउंट खोल देते हैं। तो सपोज आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया है, उसमें आप अगर 20 लाख रुपए भी रखते हो, तो यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन 80 लाख ओनली। चलिए व्यूअर्स के कुछ सवाल ले लेते हैं। मेरठ से सचिन गुप्ता का सवाल है, आजकल एनबीएफसीज भी अग्रेसिवली होम लोन्स दे रहे हैं, बायर को बैंक और एनबीएफसी में कैसे चूज करना चाहिए और कौन सा चूज करें और क्यों? देखो, प्राइमरीली हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स का लोन बैंक से हो जाए, क्योंकि बैंक्स में हमेशा फेयर डीलिंग होती है। सबसे बेस्ट पार्ट बैंक में लेने का है कि आरबीआई का रेपो रेट लिंक बैंक में होता है। ये रूल एनबीएफसी को अप्लीकेबल नहीं होता है। एनबीएफसी अपने, आज भी मैं बताया तो जो एफआरआर लिंक रेट होता है, मतलब उनका अपना एक बेंचमार्क रेट होता है, उससे वो लिंक करते हैं। तो अगर आपने सपोज आरबीआई ने जो पीछे 1.25 घटाया है पिछले 2 सालों में, तो 1.25, तब एनबीएफसी ने नहीं घटाया, वो 25 पैसे घटा देते हैं बस। हमारी कॉस्टिंग इतनी आ रही है, तो हम फिर लड़ते हैं उनसे जाके, फिर वो एक हमारे लिए एक एडिशनल बर्डन बनता है। तो वो ये एनबीएफसी में और बैंकों में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। और दूसरा, बैंक्स आरबीआई को फॉलो करता है, तो काफ़ी यू कैन कंप्लेन टू आरबीआई, आप उनसे काफ़ी कुछ भी आप मतलब बैंक से लड़ सकते हो। एनबीएफसी में अभी भी आरबीआई का इतना कंट्रोल नहीं है, तो वो एक बैंक्स में जैसे फोकलोजर चार्जेस बैंक लगा देता है हिडन, ये एनबीएफसी, और बैंक में तो आपको नहीं लगता फोकलोजर चार्जेस। तो वो एक बड़ा मैटर है कि एनबीएफसी से आप लेते हो या आपको बैंक से लेते हो। हाँ, कई केसेस में बैंक में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, आपका लोन अमाउंट नहीं बना रहा, देन वी हैव टू गो टू द एनबीएफसी, राइट। तब वहाँ से लेते हैं। लेकिन बट स्टिल आपको वहाँ पे अपना पूरा उनके टर्म्स कंडीशन देख के ही आपको लोन लेना चाहिए, और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए एनबीएफसी के साथ। ठीक है, और एक और सवाल है गाजियाबाद से अमित वर्मा का। वो कह रहे हैं पोजेशन का डेट निकल गया है, बिल्डर मुझे पोजेशन नहीं दे रहा है और बैंक ईएमआई के लिए परेशान कर रहा है। सरकारी बैंक से लोन लिया है, ऐसे में क्या करूं? देखो, सरकारी हो या निजी हो तो क्या करें? देखो, ये बिल्डर और आपके बीच का ये है कि आपने, बिल्डर ने अगर पोजीशन नहीं दिया, कई बार क्या होता है कि ये आप बात कर रहे हो सबवेंशन स्कीम की, जिसमें कि बिल्डर बोलता है मैं 2 साल तक आपका इंटरेस्ट पे करूंगा, 2 साल के आफ्टर पोजीशन नहीं पे करूंगा, ये वो वाली स्कीम है। तो उसमें क्या है कि आपको जो बैंक भी आपका एग्रीमेंट साइन करवाता है, उसमें बैंक ये लिख के लेता है कि अगर 2 साल के बाद बिल्डर ने पोजीशन नहीं दिया, देन यू आर स्टिल लायबल टू पे द ईएमआई। उसका लायबिलिटी बनती है बिल्डर्स की। बिल्डर्स को आपको पैसे देने हैं या ईएमआई देनी है, तो यू कैन, नॉर्मली लोग क्या करते हैं जो कि फेयर डीलिंग करते हैं या अपना सिविल नहीं खराब करना चाहते हैं, वो बैंक्स को अपनी ईएमआई रेगुलर पे करते हैं और बिल्डर से रिम्बर्समेंट ले लेते हैं, क्योंकि डिले बिल्डर की तरफ से है, बैंक का उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये और काफ़ी लोग गलतियां करते हैं कि बैंक की ईएमआई रोक देते हैं और फिर उनका सिविल खराब हो जाता है, फिर वो मतलब वो कभी उनको दोबारा से लोन नहीं मिलता है। अगर आपको 3 टिप्स देनी हो होम लोन लेने वालों लोगों के लिए, तो क्या 3 एक्सपर्ट टिप्स देंगे आप? देखो, पहला तो मैंने एक बुक भी लिखी है जो लोन अप्रूवल सिंप्लीफाइड, उसमें सिविल के बारे में मैंने पूरा लिखा है। तो आज की डेट में तो पहला तो सिविल अपना मेंटेन करना है आपको, कि अगर आप लोन नहीं भी लेते हो तो लेट मी टेल यू कि वो आपका सिविल 0 होता है, देन तब भी बैंक आपको लोन देने में परेशान करता है कि जी आपकी हिस्ट्री हमें पता नहीं है, तो मैं कैसे पता करूं कि आपको लोन मिलेगा, दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं। तो स्टिल यू शुड टेक लिटिल लोन। कोई भी लोन आप छोटा मोटा ले सकते हो, कभी ना कभी लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हो आप, उसको यूज करके टाइम पे करते हो, तो आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है। तो एक आपको सिविल की हिस्ट्री बनानी चाहिए। मैं उस बात पर इंसिस्ट करता हूँ। और जो लोन लिए हैं आपने, वो आप जो लोग सिर्फ ब्लैक मनी में पहले डील कर रहे थे, उनकी तो कोई सिविल हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि सारा पैसा तो ब्लैक में जा रहा था। हाँ, वो ये प्रॉब्लम आती है तो हमारे। अल्टीमेटली जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद अगर उन्हें लोन चाहिए था तो मिला ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैंक लोन नहीं देता। फिर मैं बता रहा था कि उसमें जैसे आपको 7.25 पे मिल रहा है, उसमें बैंक 8.25 पे देगा, 1% ज़्यादा प्रीमियर चार्ज करेगा, फिर आपको लोन देगा कि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट प्रीमियर चार्ज करेंगे और हम इंटरेस्ट लेंगे, फिर वो उसकी हिस्ट्री बनती है तब वो लेता है राइट। तो लोन। तो वो एक मेरी सिविल के लिए हमेशा कि आपने जब भी लोन लिया है तो आप टाइम पे उसको पे करो। सेकंड मेरी टिप्स ये रहेगी कि आपने जो भी लोन लिया है तो आप मतलब इतनी ईएमआई करो कि यू कैन पे वेल ऑन टाइम।
कि कई लोग बोलते हैं मेरी सैलरी 2 दिन लेट आ रही है, मैं पे नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ भाई एक दिन एक ईएमआई पहले डाल के रख दो। अगर आपको सैलरी लेट भी आ रही है तो एटलीस्ट आपका सिविल स्कोर नहीं खराब होगा। तो 2 दिन 4 दिन अगर लेट आ गई, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो। हाँ, तो लास्ट मोमेंट के लिए आपके वो सिविल स्कोर खराब, बैंक वो नहीं सुनता है। बैंक बोलता है इसकी ईएमआई हर महीने डिले जा रही है तो हम इनका लोन नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आपको एक कुशन रखना है 1-2 ईएमआई का एटलीस्ट, कि आप टाइम टू टाइम पे कर सकते हो। और थर्ड मैं ये करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोन बैंक के थ्रू लेना चाहिए। जब भी आप लेते हो तो एटलीस्ट रेट भी कम मिलता है और आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है बैंक के थ्रू, क्योंकि अगर आप बैंक अगर लोन आपके पास एबिलिटी है तब भी लोन लीजिए, चाहे हाँ भले ही थोड़ा हो। हाँ, क्योंकि पैरामीटर्स बैंक सारे चेक कर लेता है कि प्रॉपर्टी फंडेबल है नहीं है, आपके लीगल उसके चेन क्लियर है नहीं है। नहीं तो ऐसे कई लोग मैंने देखा है कि बैंक अपने आप ही डील कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी बाद में बेचने जाते हैं तो बिकती नहीं है, कि नहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, वो खुद चेक नहीं करते और ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा आप कम लो। अगर आपने ईएमआई नहीं पे करनी है, कम ले लो। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप 25 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, लेकिन मतलब एटलीस्ट यू 25% हाँ, तो डिस्काउंट। यू शुड गो फॉर द लोन। तो जो लोग लोन से बच रहे हैं वो भी सिबिल स्कोर बनाने के लिए कम से कम लोन ले लें, ये लोन लेना, आपके हाँ। एक्सपर्ट टिप्स कहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी इस पूरे इनसाइट के लिए, क्योंकि होम लोन दरअसल एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आपने सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया कि ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम तय करता है और कई लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल एबिलिटी है तब भी प्रभात जी का ये मानना है कि आप होम लोन लीजिए और अपना एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाइए, ताकि आने वाले वक्त में आपको कभी भी अगर लोन लेना हो तो आप इस लोन को आसानी से किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई आशंका है जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, या फिर कोई टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो radio@aajtak.com पर जाइए, अपना सवाल लिखिए। इसके साथ ही आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं आज तक रेडियो के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।